तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको वो किस्सा सुनाएंगे जो आपने नहीं सुना होगा कभी, और ना ही उसका जिक्र कभी किसी नेट पे, इंटरनेट पे या किसी भी सो कॉल्ड क्राइम रिपोर्टर्स की लिखी हुई किताबों में मिलेगा। कुछ अंडरवर्ल्ड में हरकतें इस किस्म की होती हैं जिनकी कभी भी हवा बाहर तक नहीं निकलती। बहुत सालों के बाद अचानक कहीं ना कहीं से कोई एक सुराग निकलता है तो पुरानी बातें सामने आती। इसी किस्म का एक किस्सा मुझे आज से तकरीबन 10 दिन पहले मिला। एक शख्स का मुझे फ़ोन आया, मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप पे, और उस आदमी का वो जो मैसेज जिस नाम से आया था वो एक लड़की का नाम था। तो मैंने उसका जो सरसरी सा जवाब होता है, हाय हाउ आर यू, उसका जवाब मैंने दे दिया कि फाइन, थैंक यू, टेक केयर। बात खत्म हो गई। दूसरे दिन उसी नंबर से एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे एक शख्स बात कर रहा होता है। तो उस आदमी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं अहमदाबाद जेल में बंद हूँ काफ़ी सालों से, और अभी मुझे कुछ दिनों की पैरोल मिली है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम जेल में देखता रहता था, जब कभी हमें मौका मिलता था, इंटरनेट की फैसिलिटी का, मोबाइल फ़ोन का, और भी बहुत सारे लोग हमारे वहाँ पे आपकी चैनल देखते हैं। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है आपको देखने वालों का, तो हम उसमें नहीं देखा होता, जिसने देखा होता तो वो शेयर करता है कि आज इस चैनल पे इस शख्स की कहानी बताई गई। तो इसलिए मैं आपका फ़ैन हूँ और आपके साथ बात करने को दिल करता था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मैं उसके ऊपर कोई एपिसोड बनाऊंगा जो कुछ बात करें। तो उसके बाद तो तकरीबन रोज़ उसका फ़ोन आ जाता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगी। कुछ कॉमन लोग निकल आए जिनको वो भी जानता था, जिनको मैं भी जानता हूँ। मुंबई का रहने वाला, वहीं पे पैदा हुआ, उसके पिता मुंबई में काम करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता बहुत छोटी सी उम्र में वो क्राइम की दुनिया में चला गया। तो मैंने उसका जब नाम 2-3 दिन के बाद, बातें होने के बाद, इधर उधर से इंक्वायरी करनी शुरू की कि ये आदमी सही बोल रहा है या वैसे ही कुछ बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा है। लेकिन उसके अंदाज़े बयान से मुझे कहीं लगा नहीं कि वो कोई गलत बात कर रहा है। मैं समझाता हूँ कौन आदमी कौन से मीटर से बोल रहा है। तो काफ़ी लोगों ने कंफर्म किया, हाँ इस नाम का ये बंदा है और जो उसने बताया वो सही है। उसके बाद फिर हमारी बातें होती रही। तो एक दिन उसने एक बड़ा खुलासा किया, जब कोई बात में जिक्र निकला बाबा रेड्डी का, बाबा अजीत रेड्डी, उसका जिक्र निकला तो वो आदमी एकदम एक्साइटेड हो गया। बोलता, सर आपको मैं एक बाबा रेड्डी का किस्सा सुनाता हूँ जो किसी को नहीं पता, और वो किस्सा वो है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसके आगे पीछे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगा, जो शायद इस लड़के को भी पूरी बातें नहीं पता होगी, क्योंकि वो उस पूरे ऑपरेशन में बाकी लोगों के साथ एक मोहरा था। एक जो 10 लोग थे उस ग्रुप में, जिनका लीडर बाबा रेड्डी था, उसमें से ये भी एक था। और ये शख्स ने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, बड़े बड़े कांड किए, जिसमें से कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। उनका जिक्र भी है पूरा, बड़े ख़तरनाक किस्म के काम किए हुए हैं। अभी जो सज़ा भुगत रहा है अहमदाबाद में, वो एक डबल मर्डर का केस है, जो एक बहुत बड़ी सुपारी लेके बहुत बड़े आदमी को मारा, उस सिलसिले में अरेस्ट हुआ। तो वो अहमदाबाद जेल में
उसका केस अभी चल रहा है, लेकिन ज़मानत नहीं हो रही। पैरोल कभी कभी मिल जाती है तो उसी में वो, लेकिन उसमें शर्त होती है कि आप अहमदाबाद छोड़ के नहीं जाओगे। तो इसका परिवार जो भी होगा उसको उस पैरोल के दौरान अहमदाबाद मिलने चला जाता है। तो वो किस्सा जो उसने बताया वो 2007 का है। 2007 में छोटा शकील डी कंपनी एक ऑपरेशन प्लान करते हैं। उनको कहीं छोटा राजन की लोकेशन मालूम पड़ती है, लेकिन छोटा राजन बहुत जल्दी जल्दी अपना अड्डा बदल रहा था। कभी थाईलैंड, कभी सिंगापुर, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, कभी बाली, और फिर बीच में कहीं गायब हो जाता था। तो एक ऑपरेशन चलाया गया और मुझे ये बातें, जब ये लड़के से बात करने के बाद मैंने अपने सोर्सेस से जो पुलिस में भी है बाहर भी हैं उनसे बात की कि ये उस समय का अकेला ऑपरेशन नहीं था। ये एक टीम जो भेजी गई थी छोटा राजन को लोकेट करके, उनकी लोकेशन तो डी कंपनी ने देनी थी, छोटा राजन पे हमला करने की। इसी किस्म की एक और टीम कुछ और ठिकानों पे भेजी गई, उसका लीडर कोई और था, वो डिटेल भी सामने आ रही है। अब आपको लगता होगा क्या बात थी कि छोटा शकील और डी कंपनी दाऊद इब्राहिम इतनी बुरी तरह छोटा राजन के पीछे क्यों लगे थे। ये सब बातें कल बताऊंगा। आज आप खाली ये शुरुआती बात सुन लीजिए, इससे एक भूमिका आपको मिलेगी कि क्यों छोटा राजन को ढूंढा जा रहा था। और इन लोगों को जो गए थे 10 लोग, इनको बिल्कुल पता नहीं था कि वो कहाँ है। इनको यहाँ से बोला जाता था कि आप गुवाहाटी चले जाइए, जब कलकत्ता पहुँचिए। वहाँ से उनको नेक्स्ट टारगेट दिया जाता था और वहाँ पे उनके आदमी इनका दूसरी लोकेशन पे जाने का बंदोबस्त करते थे। म्यांमार, बर्मा जिसको कहते हैं अपना, वहाँ से बाई लैंड बाई रोड ये लोग थाईलैंड एंटर करते हैं। वहाँ से इनको भेजा जाता है मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली, और पूरे 17 दिन के बाद ये लोग वापस आते हैं। कुछ लोग वहीं कहीं रुक जाते हैं। 3 लोग, बाबा रेड्डी और उसके 2 आदमी, 8 लोग वापस आते हैं। कैसे गए कैसे आए, ये पूरा किस्सा आप उस आदमी की ज़ुबानी सुनिए। मैंने उसकी मर्ज़ी से उसको पूछ के बता के उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की है। कहीं कहीं थोड़ी सी उसकी आवाज़ धीमी आ रही है, शायद यहाँ पे वो बैठा बात कर रहा था, वहाँ सिग्नल की कोई समस्या थी, लेकिन समझ आता है पूरा। मैंने अपने एडिटर से कहा है कि उसकी आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देंगे, लेकिन पूरा आपको समझ आएगा, ध्यान से सुनना। पूरी कहानी उसने सुनाई, कैसे गए कैसे वापस आए। बीच बीच में कुछ सवाल मैंने पूछे हैं जिनकी अपने तसल्ली के लिए या अपनी नॉलेज के लिए, ताकि आपको भी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो मैं आज उस शख्स का नाम नहीं बता रहा हूँ, उसके कारनामे नहीं बता रहा हूँ। कल ये आज आप सुन लेंगे तो कल मैं आपको बताऊंगा कि इसका पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, कैसे छोटा राजन ने पहला एक्शन लिया, उसका फिर कैसे दूसरा जवाब आया, फिर छोटा राजन ने क्या किया, फिर दाऊद ने क्या किया। ये एक पूरी एक नई गाथा है। अंडरवर्ल्ड में अंदर खाते चल रही लड़ाइयों का एक और किस्सा है जो कभी भी खुल के बाहर नहीं आया, क्योंकि बताने वालों का कोई ऐसा ना कोई मकसद था, ना साधन था, ना कोई उनकी ऐसी क्रेडिबिलिटी थी कि उसको सही माना जाए, लोगों की बात पे यकीन रखें। लेकिन मुझे खुद इसमें कंफर्म करने में 10 दिन लगे। उसके बाद मैंने ये आज का एपिसोड बनाने का फैसला किया। आज आप सुनिए कि वो बाबा रेड्डी जो एक ज़माने में छोटा राजन का खास था, और वही आदमी उसके खिलाफ क्यों हुआ। थोड़ी सी बातें इस शख्स ने बताई हैं, लेकिन उसके बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग करने के बाद जब
उन बातों को फिर अपने सोर्स से रिकन्फर्म करने के लिए भेजा। उसमें कुछ और बातें निकल के आई हैं, वो सब कल के एपिसोड में बताएंगे, देखना मत भूलिए। अभी आप सुनिए ये लड़का क्या कहता है। कल मैं बताऊंगा इसकी पूरी हिस्ट्री, नाम वाम पता, कैसे लाइन में आया, कैसे बड़ा हुआ, क्या हुआ, वो सब आपको कल बताएंगे। और इसकी अगली पूरी बैकग्राउंड भी आपको कल बताएगी। शायद एक और एपिसोड भी बन जाए अगर और कुछ इससे मिलता जुलती इन्फॉर्मेशन आती है। तो सुनिए उस सब की कहानी जो उस 10 मेंबर में शामिल था, जो छोटा राजन को ढूंढने निकले थे। डी कंपनी के कहने पे इनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, बाकी की इन्फॉर्मेशन इनको हर जगह पे जाके मिलती थी। अब सुनिए इसको पहले, फिर मैं बाद में आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ। आम लोगों को मालूम नहीं है, ना किसी ने सुना, मैंने भी नहीं सुना था कभी, कि 2006-7 के करीब कभी जब छोटा राजन भागा हुआ था और उसको एक बार फिर कहीं ट्रैक करने की, ढूंढने की कोशिश की गई थी डी कंपनी की तरफ से, तो उसमें आपका नाम भी कहीं उभर के आया था, सामने मालूम पड़ा था हमें। तो क्या क्या हकीकत थी उसमें, कब की बात है, था कि नहीं था, क्या था वो पूरा किस्सा? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये 2000 बाबा भाई थे, एक अजीज उर्फ बाबा रेड्डी को आप अच्छी तरह जानते होंगे, मुंबई अंडर में बड़ा नाम था। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो 2007 में हम जो है, हमारी एक पूरी टीम, उनकी एक टीम उन्होंने बना के, हम 11 लोग जो है यहाँ से थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, पता है सब जगह गए थे, मलेशिया गए थे। लेकिन वो उसकी टिप मिल नहीं पाए बराबर, क्योंकि उसको लोकेट बराबर, हमें लोकेशन बाबा भाई को आगे की तरफ से मिल रहा था, पता नहीं कहाँ से मिल रहा था वो हमें नहीं पता, क्योंकि सिर्फ हम सभी लोगों में से मोबाइल सिर्फ बाबा भाई के पास होता था। ओके। हम आया गुवाहाटी होके म्यांमार होते हुए गए थे बाई रोड, फिर आगे जो है सब सेटिंग उनकी उनकी थी, जो वगैरह भी थी, पासपोर्ट वगैरह या XYZ जो भी सारे सेटिंग उन्हीं की थी। अच्छा, वो सब नकली नाम, नकली पासपोर्ट, सब वो किसी ने और सेटिंग की हुई थी आपके बिहाफ पे? सब 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 हाँ, बाबा भाई की भी आपसे। तो आपका नाम क्या रखा हुआ था उसमें? मेरा नाम तो छोटू नाम से ही जानते थे वो मुझे, जब से मैं सुभाष सिंह के दर्शन में आने के बाद से मैं बाबा भाई को जानता था, बाबा रेड्डी को। बाबा रेड्डी को कैसे मिले आप, कैसे मुलाकात हुई आपकी उनसे? बाबा रेड्डी को हम मिले थे बनारस BHU हॉस्पिटल में। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ सुभाष सिंह हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उस समय बाबा रेड्डी उन्हें एस्केप करने के लिए आया हुआ था अपनी टीम लेकर पूरी। ओके। हम लोग सुभाष सिंह को एस्केप करने के लिए आए थे। ओके। लेकिन किसी कारण से सुभाष सिंह ने उसे पोस्टपोन किया उस काम को। तो सुभाष सिंह तो एक समय पे काफी क्लोज हो गया था छोटा राजन के, बाद में फिर खिलाफ हो गया उसके। नहीं, ये खाली बाहर वालों की दुनिया को गोल गोल घुमाने वाली बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये दोनों के दोनों एकदम दुनिया के एकदम घटिया इंसान है, सुभाष सिंह और छोटा राजन दोनों। ओके। हाँ, ये कब किससे क्या दोस्ती कर लेंगे, कब किससे दुश्मनी कर लेंगे, कब किसको दगा दे देंगे, इनका कोई गारंटी नहीं है। इनकी कोई इन लोगों का जो है, इनका कोई मतलब वो नहीं है। ओके। तो बाबा भाई के साथ छोटा राजन को ढूंढने आप पहले कहाँ पे इकट्ठे हुए थे सब, बॉम्बे में या कहीं और मिले थे सब लोग? हम तो आपको बताया कि मैं फर्स्ट टाइम उनसे जो है वहाँ मिला, बनारस मिला, फिर उनको मैंने कई गाँव में रखा। काफी समय वो बनारस में रहे। बनारस में उन्होंने, बाबा रेड्डी ने काफी, सुभाष सिंह के कहने में काफी सारे मर्डर भी करे वहाँ पे, और दूसरी जगह भी मर्डर करे बाबा रेड्डी ने। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टच में आए और काफी क्लोज हो गया। नहीं, आपने बोला ना कि 11 लोग हम लोग गए थे, वो 11 के 11 लोग कहाँ पे आप इकट्ठे हुए थे, कहाँ मिले थे सब, कहाँ उसके बाद आगे कहाँ गए? कलकत्ता मिले, पटना मिले, कहाँ मिले थे?
हम लोग पहले बनारस में ही मिले थे, क्योंकि ओके उसके बाद बनारस इकट्ठा हुए और बनारस से हम लोग कलकत्ता गए। ओके कलकत्ता से गुवाहाटी गए थे। गुवाहाटी से जाने के बाद फिर हमारे को जिस भी गाड़ी में डाला जाता था उस गाड़ी से में बाहर का कुछ नहीं दिखता था। ओके गुवाहाटी के बाद हम डायरेक्ट, मैं जब म्यांमार आया तब हमारे शीशे से पर्दा वगैरह हटाया गया ओके ताकि हम बाहर देख सके। उसके बाद हमें, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप हमें यानी रास्ता वगैरह ना दिख सके इस तरीके से। हालांकि उसमें हमको कोई कुछ बुरा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि हम जानते थे कि ये क्यों हो रहा है। ओके। तो म्यांमार से आप जब जाते हैं थाईलैंड में तो चांग माई से बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है या कहीं और से किया था, कहाँ से किया था? मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। ओके बॉर्डर से ये श्योर है कि म्यांमार से होके गए थे, क्योंकि इतना तो हमको बताया ही गया था, इतना तो विश्वास उनको भी था हमको भी था। तो इतनी सी चर्चा होती थी, लेकिन खाली रास्ता वगैरह कि हम भविष्य में हम किसी को रास्ता ना बता सके हम कैसे गए कैसे नहीं गए, बस कुछ नहीं गए। तो जो 11 लोग थे उसमें कुछ आपको याद है कि उत्तर प्रदेश के कितने थे, मुंबई के, साउथ के, कहाँ के थे सब लड़के जी? यूपी का एक भी कोई लड़का नहीं था, सब साउथ के थे और मुंबई के 2 लड़के मुंबई के थे। ओके और वो भी मेरी तरह जैसे मेरा नाम झूठा बताया गया था एक दूसरे को, वैसे एक दूसरे को तो सबका नाम, क्योंकि मेरी उन सबके साथ मुलाकात फर्स्ट मुलाकात थी। ओके। तो आप फिर करते करते बर्मा से होते हुए म्यांमार से होते आप थाईलैंड पहुंच गए। जी जी। तो वहां से फिर कहाँ गए आप लोग? हम लोग वहाँ से थाईलैंड गए, काफी बैंकॉक गए। वहाँ हमने कहीं भी, हमारे रुकने की कहीं भी कोई व्यवस्था होटल्स वगैरह में नहीं थी। ओके हाँ, हम कहीं भी प्राइवेट जगह पे रुकते थे, वो सब उनकी लाइन वगैरह थी, उनके संपर्क वहाँ पे अच्छे थे। अच्छा, होटल वगैरह में नहीं रुकते थे आप, प्राइवेट जगह पे रुकते थे? हाँ, प्राइवेट जगह में रुकते और थे। सबके सब आदमी एक ही साथ रुकते थे या अलग अलग ठिकानों पे रुकते थे सब? हाँ, एक बार तो हम लोग एक ही जगह पे रुके थे। हाँ एक जगह, और एक जगह हम लोग 6 करके रुके थे, 5 और 6 लोग। ओके। तो बाबा रेड्डी को मिला के आप 11 लोग थे मतलब? जी जी जी, बाबा रेड्डी को मिला के। ओके। तो फिर बैंकॉक में पटाया में कितने दिन थे आप लोग? पताया में तो हम सबसे ज्यादा दिन हम बैंकॉक में रुके थे, फिर मलेशिया में 2 दिन रुके थे और पताया में 3-4 दिन रुके थे। और मलेशिया में थोड़ा हम करीब 5-1 दिन रुके थे। ओके। तो आप एक ही जगह बैठे रहते थे और खाली बाबा भाई से उधर जाके बात करते थे या आपके सामने कभी बात करते थे अपने जिन लोगों से इंस्ट्रक्शन लेना होता? बाबा भाई साइड में जाके बात करते थे, हमारे सामने कुछ बात नहीं करते थे। ओके लेकिन हमको ये मालूम होता था कि ये श्योर था, जैसे हमें एक आइडिया था या फिर हमें इतना उनको भी विश्वास था कि वो डायरेक्ट भी उस समय डायरेक्ट मुचड़ के टच में थे। ओके। तो हथियार वथियार भी आपके पास थे ना, आपको वहां पे जाके मिलने थे? हमको वो ऐसा था, उनका जहाँ जहाँ उसको उनको लोकेशन मिल रही थी, जहाँ जहाँ की उनको लोकेशन मिल रही थी, हाँ नाना की, हाँ तो वहाँ वहाँ वो सभी जगह उनकी सेटिंग थी। बाली में तो उन्होंने मंगाया भी था, बाली में तो हमने हथियार भी चेक किया था। ओके हाँ, बाली में तो हमने सारे हथियार भी चेक किए थे, हमारे पास हथियार भी आए हुए थे। ओके। आपने देखे थे हथियार? अच्छे हथियार थे, लेटेस्ट मॉडर्न? बहुत 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 सब इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे सामान थे। ओके। तो और फिर ऐसे भी हमने बाबा भाई के पास इंडिया में भी या फिर कहीं भी बाबा भाई के पास जा भी रहे, हथियार में उस आदमी का कोई जोड़ नहीं है, वो हथियार 1 नंबर के हथियार रखता था। ओके। तो कितने दिन आप लोग थे बनारस से निकलने के बाद? कितने हफ्ते या कितने महीने आप बाहर थे सबके सब? टोटल हम 17 दिन में मैं रिटर्न आ चुका था। 17 दिन टोटल बाहर थे? 16-17 दिन में मैं रिटर्न आ चुका था। 17 तो फिर आपको क्या बोला गया कि अभी वो छोटा राजन नहीं मिल रहा है इसलिए वापस चलते हैं? हाँ, वापस चलते, लेकिन उसके बाद इन्होंने वहाँ पे 2-3 लड़के वहाँ पे छोड़ दिया, जो हमारे साथ गए थे। हम 11 लोग, 11 में से 3 लड़के वहीं रुक गए थे बाली में? जी जी, नहीं बाली में नहीं, ये लोग रुक गए थे यहाँ कौन सी, थाईलैंड में कहीं रुक गए थे। वो प्रॉपर जगह की मुझे याद नहीं आ रहा है, थाईलैंड में कहीं रुक गए थे वो ओके रास्ते में।
उनको ये भी था कि मतलब आपको यही रहना है, जैसे जैसे कोई आपको फॉलो करेगा मैं बताऊंगा आपको वो जगह पे जाना है। तो बाबा भाई ने रोका वहाँ पे, बाबा भाई ने उनको रोक दिया था। बाबा और फिर रेड्डी वहाँ ने? जी, वहाँ से आने के बाद में थोड़े टाइम बाद में अरेस्ट हो गया। वहाँ से आने के बाद मुंबई में तो आया। आप कैसे वापस आए फिर वहाँ से? उसी रास्ते से वापस आए म्यांमार हाँ से ही? उसी रास्ते, हाँ हाँ सेम रास्ते से आया, लेकिन फिर उसी तरीके से वो मेटाडोर मेटाडोर टाइप की कोई गाड़ी थी। हाँ। और लगभग मेरे ख्याल से गाड़ी भी वही थी जिस गाड़ी में हम गए थे, उसी वही गाड़ी हमको मिली। और बॉर्डर से कम 200 किलोमीटर पहले। ओके 200 पर्दे में गए और फिर इंडिया में आने के बाद इंडिया में उसकी कोई रोक टोक नहीं हुई। ओके इंडिया के अंदर तक गाड़ी आई। फिर हमको दूसरे एक कौन सी गाड़ी थी वो, दूसरी एक मार्शल टाइप की कोई गाड़ी थी। ओके उसमें मैं गुवाहाटी तक हम लोग आए और गुवाहाटी से फिर मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई आया। मुंबई से जो है अच्छा, फ्लाइट कहाँ से पकड़ी आपने? मैंने फ्लाइट पकड़ी थी गुवाहाटी से कलकत्ता गया। गुवाहाटी? अच्छा अच्छा, वो बर्मा से गुवाहाटी आए, गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ के आए आप? जी जी। फिर वहाँ अब से सब लोग जो जो 10 लोग आपके पास, 7-8 लोग जो आपके साथ थे? हम लोग आठ लोग थे। 8 लोग थे। फिर वहाँ से गुवाहाटी से सब लोग अपने अपने चले गए। मैं अकेला जो है गुवाहाटी से कलकत्ता होते मुंबई, और मुंबई में रीवा चला गया, यानी ओके बाइक। ओके ओके। रीवा जाने के बाद बढ़िया हो गई वहाँ पे। तो आपको आपको मालूम था कि आप क्या करने जा रहे हो? पहले बता दिया था कि ये काम है ना, वैसे ही लेके गए थे कि कुछ काम है? नहीं बताया हुआ था। कि छोटा राजन का काम करना है? हाँ जी, वो इतना विश्वास करते थे क्योंकि बाबा भाई के लिए मैंने भी बहुत कुछ किया है, मतलब और बहुत जेंटलमैन इंसान थे। भले दुनिया की कुछ के लिए उनके लिए, लेकिन वो जेंटल अच्छे इंसान थे हमारे लिए। ओके ओके। हाँ जी, तो वापस आए तो आपको कुछ डर वर नहीं लगा कि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, बाद में किसी को पता चलेगा, छोटा राजन को या उसके बंदों को आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? ना भाई ना, छोटा राजा हो गया कोई, मैं भगवान सिवा किसी को नहीं डरता है। ओके, तो आपको पैसे वैसे की बात भी हुई थी कुछ आपको, कि आपको क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। और हाँ। हाँ, पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। ओके मुझे भी शौक था कि भाई इतने बड़े काम में अगर अदर कंट्री में नाम भी आता है तो अपने नाम के शौक के लिए इंसान भी कुछ कुछ काम करता है। ओके ओके। पैसे से ज्यादा नाम कमाने का शौक था? हाँ, कम से कम ऐसे काम में, ओके, तो उसके बाद आपकी फिर बाबा भाई से मुलाकात हुई कभी कि नहीं? बाबा नहीं, उसके बाद तो मैं रीवा आया। रीवा में एक मेरे भाजपा के बहुत बड़े सांसद है वहाँ, उनके वहाँ रहा। और तो वहाँ 1-1.5-2 महीने बाद तो मेरी अरेस्टिंग हो गई थी। लगभग 2 महीने बाद वहाँ रहा मैं। ओके, तो आपका वो 2000 अपना 4 में ही आपका हो गया था अरेस्ट? नहीं, मैं 2007 की बात बता रहा हूँ। हाँ सर, सॉरी, जो 2007 में बाबा भाई का एनकाउंटर हुआ था, बाबा रेड्डी का। 8 में 2008 में हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ था। वहाँ की पुलिस ने KM मन्ना, पता नहीं क्या ऑफिसर का नाम था, उसने मारा था। उस समय भी मेरा कांटेक्ट था उनसे, थोड़ा कांटेक्ट जब, लेकिन तब तक तो मैं जेल चला गया था। और मैं 2009 से फिर मैं एस्केप हुआ। मैं एस्केप जो 2009 में हुआ। तो मैंने एक बार बात भी किया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे को भगाने का प्रोग्राम कर देते हैं। ओके भगाने का प्रोग्राम वही करने वाले थे, मुझे एस्केप कराने का प्रोग्राम उनका ही था। लेकिन तब तक वो बेचारे उनका एनकाउंटर हो गया। ओके, तो चलो, ये चलता रहता है कि जिसका नसीब होता है बच जाता है, जिसमें जाना होता है चला जाता है। तो लेकिन ये नई बात है कि बाबा रेड्डी जो एक जमाने में छोटा राजन का खास कहना जाता था, तो उसने ऐसी कैसे वो खिलाफ हुआ और दाऊद के साथ मिला? और इतनी बड़ी प्लानिंग, इतने लोगों को लेके जाना करना, बहुत खर्चा आता है, बहुत समय लगता है, लॉजिस्टिक्स क्रिएट करने में इतना मेहनत लगती है। कोई कभी बाबा भाई ने कभी बात की आपसे, कभी बात हुई कि क्यों वो छोटा राजन को मारना चाहते हैं?
वो कुछ उसने कुछ धोखा करा था, कुछ कोई मैटर में लेके किसी को पकड़वाया था या कुछ ऐसा कुछ था। और ओके हाँ, बाबा बाबा भाई उसका 2 करोड़, करीब 2 करोड़ रुपए के हथियार भी जो है बाबा बाबा भाई ने उसके ले लिए थे, छोटा राजन के। ओके हाँ, उसका हथियार भी सब ले लिया था, उसको जो उनके पास था छोटा राजन का बहुत सारे हथियार बाबा भाई के पास पड़ा रहता था। ओके। वो अच्छा, सारे और हथियार छोटा राजन का 2 करोड़ के हथियार बाबा भाई के पास पड़े थे, पड़े पड़े हुए तो वो उन्होंने ले लिए वो उसको अच्छा कभी। वापस ले लिए उनसे? हाँ, वापस ले लिया, रिटर्न कभी दिया नहीं। जब जब इन लोगों को में आपस में बंटवारा हुआ, ओके जब इन लोग बिगड़ी, जब इनकी दुश्मनी हुई, ओके ओके। वो सारे हथियार मैंने देखे थे, बहुत बहुत अच्छे, बहुत फर्स्ट क्लास हथियार थे, ओसली वगैरह थे उसमें। तो बातचीत करने में बाबा रेड्डी कहते थे उसके बारे में एक बात सही है कि गलत है पता नहीं, कि वो आदमी को मार के उसका खून पी जाता था, ये करता था वो करता था, शेख का भगत था, वह ऐसा कोई बात सुनी है आपने कभी? जी, वो पूजा वगैरह तो माता काली माता का पूजा वगैरह करते थे, लेकिन खून वाली बात तो हमने ना देखी है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि सच है ओके। झूठ है। भी नहीं देखी है कि अच्छा, खून काली की काली माता की पूजा करते थे सुबह और शाम ना, पूरा दिन ही का कुछ? मतलब वो बैठते थे तो एक एक 1.5 घंटे 2-2 घंटे बैठते थे ऐसे ही। हाँ। ओके। अच्छा, आपके साथ जितने लोग थे सारे वो एक ही सब हिंदू थे, सिख थे, या मुस्लिम थे, किस किस्म के थे सब लोग? अब वो तो मेरे ख्याल से देखिए, जैसे बाबा भाई हमको हमारे को एक इंस्ट्रक्शन देता था बाबा भाई की तरफ से कि अपने बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा, यानी ये चीज मुझे बताते थे। इसी तरीके से वो सबको बोल के रखते होंगे कि अपने बारे में तुम्हें नहीं बताना है, तुम्हें नहीं अच्छा, बताना, ये खाली कोई आपको सबको उल्टे सीधे फेक नाम दिए हुए थे, असली नाम हाँ, किसी को मालूम नहीं? वो तो हमारे लाइन में यही चलता है। हाँ, लेकिन आप तो बॉम्बे में रहे हो इतने साल, आदमी की बोल चाल देख के समझ सकते हो कि ये आदमी साउथ का वही है कि नॉर्थ का है। उसी बात से मैं कह रहा हूँ ना कि 2 लोग उसमें से मुंबई के थे, ओके बाकी के सारे लोग साउथ के थे। ओके ओके ओके। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद कभी आपको, जिन केसों में आप गए, कभी पुलिस ने इस केस के बारे में आपसे पूछा कभी कि क्या केस था, कुछ था? नहीं नहीं, पुलिस को बताने वाली बात ही नहीं है कि पुलिस को मैं ये बताऊं। ओके, उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसा हुआ था कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये 2007 के अप्रैल मई की बात है या उसके आगे पीछे की गई? नहीं की बात है, ये अप्रैल मई की बात अप्रैल की? है जी, अप्रैल या मई की बात है ये। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, आपने सुना, ये कोई प्रोफेशनल प्रेजेंटर नहीं है। इंटरव्यू देना इनको ना आता है, ना इनका काम है। ये तो अपना प्रोफाइल बहुत लो रखते। इस शख्स ने भी इतना लो प्रोफाइल रखा है, जो उसने कॉन्फिडेंस में मुझे बताया था कि जितने केसेस मेरे ऊपर चलते हैं वो बहुत कम हैं। काम तो और भी बहुत किए, लेकिन मेरा नाम ऑफिशियली पुलिस रिकॉर्ड में उनमें नहीं है, तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। फिर कभी मौका मिलेगा तो आपसे ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, आपने ये किस्सा सुना, इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।